दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट जारी है और स्टॉक लगभग 300 तक आ चुका है। क्या ये 300 के स्तर को भी तोड़ देगा? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। जियो फाइनेंशियल जिसके बिजनेस आने वाले समय में बाजार में ज़बरदस्त एक तेज़ी ला सकते हैं, जिससे शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय है और बाजार इस समय साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। एफआई बाजार में एग्रेसिव बिकवाली कर रहे, जिससे सभी शेयर नीचे आ गए। सिर्फ जियो फाइनेंशियल की बात नहीं है, बाकी शेयरों में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। ऐसे में क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को? क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर यहाँ से निकल जाना चाहिए सब कुछ बेच के? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं स्टॉक को लेकर वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 317 पर। गुरुवार की क्लोजिंग 316 के आसपास थी, पर यही दिन भर का आई है। यहाँ से बाजार में जो गिरावट का माहौल बना उसका निगेटिव असर यहाँ पर देखने को मिला और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक गिर के 306 पे आ गया। काफ़ी भारी भरकम गिरावट हुई, लेकिन गनीमत ये रही कि क्लोजिंग 310 के ऊपर ही है, करीब 311.90 के आसपास, जहाँ पे 1.33% की गिरावट थी। तो लगातार दबाव बना हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो। अब इस महीने की शुरुआत में स्टॉक आप देखें तो लगभग 345 के आसपास था, 350 के आसपास था, यानी 350 के आसपास स्टॉक ट्रेड किया काफ़ी समय तक। यहाँ तक कि आप देख सकते हो कि ये जो प्राइस है आपको 9-10 तारीख तक भी आपको 350 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में इसमें गिरावट शुरू हो गई और क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक लगातार गिरते हुए ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि 339 तक आ गया था 14 अक्टूबर को, और यही स्टॉक देख सकते हो कि यहाँ पे 18 अक्टूबर तक 325 पर आ गया और फाइनली उसके बाद देखें तो 22 अक्टूबर को ये 311 के आसपास था। इंट्राडे का लो था, लेकिन उस दिन क्लोजिंग थोड़ी ऊपर की रही, 328 के आसपास रही। उसके बाद पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक लगातार गिरा और नतीजा ये है कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। परंतु एक संभावना अच्छी बनी है कि स्टॉक निचले लेवल से थोड़ा सा बाउंस बैक दे चुका है। अब लग रहा है कि एक तेज़ी संभावना बन सकती है। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ईटी नाउ संदेश के तरफ से जो स्टॉक को लेकर उनका कहना है कि इस समय स्टॉक निगेटिव जोन पे दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 308 रुपये प्रति शेयर पर एक सपोर्ट मिल रहा है। अगर इस समय आप खरीदारी नहीं करना चाहते तो फिलहाल थोड़ा वेट करें, इस समय खरीदारी न करें, और 308 रुपये के सपोर्ट से भी नीचे स्टॉक जाता है तो उसे बेच दे। तो बिकवाली का जोर ज़बरदस्त जारी है, स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुका है। तो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड अपने इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करने के लिए एक नया जॉइंट वेंचर्स बनाने के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए अलायंस एसई के साथ में बातचीत चल रही है, यानी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से अपना इंश्योरेंस का बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। तो ईटी नाउ को सूत्रों ने बताया है कि अलायंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस एक सामान्य बीमा और जीवन बीमा कंपनी स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम बजाज फिनसर्व द्वारा इस बात की पुष्टि किए जाने के बाद आया है कि जर्मन फाइनेंशियल सेवा प्रोवाइड करने वाली अलायंस ऐसी बजाज के साथ अपना जो जीवन बीमा का बिजनेस है उसको ख़त्म करिए। तो आपको ये पता ही होगा कि बजाज अलायंस का एक संयुक्त उपक्रम में दोनों मिलके इंश्योरेंस की सेवाएं देते हैं, लेकिन अब ये अलायंस ग्रुप है जो जर्मनी का, वो अब बजाज ग्रुप से अलग होने जा रहा है और इस जॉइंट वेंचर से बाहर निकलने पर वो विचार करें। तो करीब 2 दशक पुरानी ये साझेदारी अब खत्म हो जाएगी, ऐसी सब बातें निकल के आ रही है। और उनकी जो पार्टनरशिप है अलायंस की वो जियो फाइनेंशियल के साथ हो सकती है। तो बजाज फिनसर्व ने 22 अक्टूबर को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि अलायंस ने बजाज को संकेत दिया है कि वह अपनी दूसरी प्राथमिकताओं को देखते हुए और आने वाले समय कुछ और फैसले लेने चाहते हैं, ताकि वो इस बिजनेस से अब बाहर निकल के अपने लिए कुछ और विचार करना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि वो इसमें से निकलना चाहते हैं। तो फिलहाल क्या वो अब बजाज ग्रुप को छोड़ के जियो ग्रुप के साथ में जुड़ने जा रहे हैं, जियो फाइनेंशियल के साथ में वो साझेदार बनेंगे, यह देखना होगा। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि अलायंस ग्रुप है वो बजाज के बजाय अब जियो के साथ जुड़ सकता है, और ऐसा होता है तो देख सकते उनके पास बहुत सारा अनुभव है बीमा क्षेत्र का। अगर वो उनके साथ मिल जाते हैं तो जियो फाइनेंशियल को एक मजबूत मार्केट मिल सकता है, उनके अनुभव का फ़ायदा मिल सकता है, और ऐसे में
बहुत तेज़ी से वो अपनी कंप्यूटर कंपनियों से आगे निकल सकते हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल के लिए। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें आप देखिए 22 अक्टूबर 2024 को इन्होंने जो एक्सचेंज को जानकारी है उसमें कहा गया है कि यहाँ पे 22 अक्टूबर 2024 को प्रभावी 1,42,565 आंशिक रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को रद्द कर दिया है। जियो फाइनेंशियल ने कहा है कि JFASL ट्रस्ट PPS रिलायंस द्वारा आयोजित 10 रुपये के फेस वैल्यू के 1,42,565 इक्विटी शेयर बिना किसी विचार के रद्द किए गए। कंपनी की संबंधित इक्विटी शेयर पूंजी 22 अक्टूबर 2024 को प्रभावी हो गई है। तो जियो फाइनेंशियल में पेड अप इक्विटी कम हो चुकी है क्योंकि वो शेयरों को रद्द किया गया है। तो लगातार फैसले काफ़ी शानदार लिए जा रहे हैं, आने वाले समय इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। इस बार कंपनी ने रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन पेश किया है। आंकड़े आपको इशारा कर रहे होंगे कि वाकई में इसमें निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। बात अगर हम रिवेन्यू की कर ले तो 2020 में 349 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो लगातार 3 साल गिरा और नतीजा ये हुआ कि 2023 में गिरते हुए 41 करोड़ के आसपास आ गया रिवेन्यू, सिर्फ 2 डिजिट में आ गया रिवेन्यू। लेकिन 2024 बहुत ही शानदार है कंपनी के लिए, रिवेन्यू बढ़ के सीधा 638 करोड़ तक पहुंच गया। तो 2020 के मुकाबले रिवेन्यू डबल है और 2023 से कंपेयर करें तो कई गुना है। वाकई में ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। प्रॉफिट की भी बात करें 2020 में 229 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो गिरते हुए 2023 में मात्र 31 करोड़ के आसपास आ गया, यानी प्रॉफिट भी सिर्फ 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ गया। लेकिन 2024 कंपनी के लिए काफ़ी शानदार साबित हुआ और सीधा प्रॉफिट फिर से 382 करोड़ तक पहुंच गया, काफ़ी बड़ा जंप। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि कंपनी आ गई है पटरी पे और आने वाले समय बेहतर कर सकती है। और जैसे कि ब्लैक रॉक जैसे एक पार्टनर इनको मिल चुके, जिनके माध्यम से बहुत सारे बिजनेस शुरू कर रही है कंपनी, जिसमें आप देखें तो होम लोन सेगमेंट में भी कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। साथ में इंश्योरेंस के बिजनेस में कंपनी कमाल करेगी और ब्रोकिंग का बिजनेस भी आने वाले समय तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में इसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यहाँ पे इसकी कुछ स्ट्रेंथ वीकनेस भी है। इसमें टोटल आपको स्ट्रेंथ 11 दिखाई देंगे, जिसमें आप देखो कि म्यूचुअल फंड इंक्रीज शेयर होल्डिंग इन पास्ट मंथ, रिलेटिव आउट परफॉर्म वर्सेज इंडस्ट्रीज ओवर 1 ईयर, एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ। इसके अलावा इफेक्टिवली यूजिंग द कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC इम्प्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर, growth in net profit with increasing profit margin Q on Q, company with no debt, increasing profit every quarter for the past 3 quarters। तो ये इसके स्ट्रेंथ है। इसमें कुछ आपको वीकनेस भी दिखाई देगी, जिसमें P हायर देन इंडस्ट्रीज P, इसका P रेशियो काफ़ी हाई है। वीक मोमेंटम, प्राइस बिलो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस, इस समय प्राइस काफ़ी नीचे। स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग देयर इंडस्ट्रीज प्राइस चेंज इन द क्वार्टर, तो शेयर कमज़ोर है, वाकई में दिख ही रहा है काफ़ी समय से। लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है 2, और वो है बिग डील इनसाइडर SAST बाय लास्ट 3 मंथ ग्रेटर देन 1% ऑफ टोटल शेयर्स। तो इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से देखें या फिर कंपनी के अंदरूनी जो लोग हैं वो इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं इस लेवल पे। एक्सपेंसिव परफॉर्मेंस DVM, ये इसकी अपॉर्चुनिटी है। कुछ वीकनेस भी अलग, 6 वीकनेस है, जिसमें हाई P रेशियो, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, इंक्रीजिंग प्रोविजन रिसेंट रिजल्ट, ये कुछ वीकनेस जरूर है। लेकिन ओवरऑल आने वाले समय ये बेहतर करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। एक बार पिवोट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 305 का पहला सपोर्ट है, 306 से स्टॉक फिर बाउंस बैक दिया है। सेकंड सपोर्ट 299 के आसपास है, ये टूट गया तो स्टॉक सीधा 293 तक जाएगा। ऐसा अगर 300 के नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर और वीकनेस बढ़ेगी, पैनिक सेलिंग भी बढ़ सकती है। पॉजिटिव माहौल बना तो 317 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो स्टॉक 323 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी आगे जारी रहती है तो तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 329 के आसपास, यानी फिर से स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना बन जाएगी। जब तक स्टॉक 350 के ऊपर नहीं जाए तो इस समय खरीदारी की संभावनाएं नहीं देखी जा सकती। स्टॉक वीक लग रहा है, आने वाले समय थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए काफ़ी सही है, जितना डीप में मिले खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।